जब पूरी दुनिया खामोश थी तब उस नौजवान ने बोल कर दिखाया। उस अफ्रीकी सदर ने इंसाफ की बात की। ये वही सदर है जिसने सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान की उस पेशकश को भी ठुकरा दिया। सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ने अफ्रीका के कई ममालिक को 400 नई मसाजिद तामीर करने की पेशकश की। ये पेशकश बज़ाहिर इस्लामी खिदमत नजर आती थी, मगर सदर इब्राहिम ने बड़ी सादगी मगर जबरदस्त अकलमंदी से कहा कि मेरे लोग पहले ही नमाज पढ़ते हैं, हमारे पास पहले ही काफी मसाजिद हैं, हमें मजीद 400 मसाजिद की जरूरत नहीं है। अगर आप वाकई मदद करना चाहते हैं तो यही पैसा उन फलस्तीनी बच्चों को खाने के लिए इस्तेमाल करें जो फाकों से मर रहे हैं। प्यारे साथियों, ये अल्फाज सिर्फ एक सियासी बयान नहीं थे, बल्कि इंसानियत के दिल से निकली हुई पुकार थी। ये आवाज उस रूह की थी जो बेसहारा, भूखे और मजलूम बच्चों की चीखें सुन सकती है। मगर सवाल यह है कि आखिर ये नौजवान कौन है, कहां से आया है और मगरबी ताकतों के सामने इसकी हिम्मत की वजह क्या है? उसने फ्रांस और IMF जैसे ताकतवर इदारों को कैसे ललकारा? और क्या वाकई वो मुस्तकबिल में पूरी मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बन सकता है? अगर आप भी इस नाकाबिले यकीन कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बर्किना फासो को 1960 में फ्रांस से आजादी मिली, मगर यह आजादी सिर्फ नाम की थी। हकीकत यह थी कि फ्रांस ने उस मुल्क को बराह रास्त कंट्रोल तो छोड़ दिया, मगर हर आम फैसले में अपना असर बरकरार रखा। मुल्क की करेंसी, मईशत, तिजारती फैसले और सबसे आम इसके कुदरती वसाइल सब फ्रांस के कंट्रोल में थे। बर्किना फासो की जमीन दुनिया के अमीर तरीन सोने के जखायर में से एक है, मगर वहां सोने की रिफाइनरी तक मौजूद नहीं थी, क्योंकि फ्रांस ने यह कभी बनने ही नहीं दी। फ्रांस की कंपनियां सोना निकालती रहीं, प्रोसेसिंग करती रहीं और बर्किना फासो के अवाम भूख का शिकार रहे। ये जुल्म और लूट मार दहाइयों तक जारी रही, जिसके नतीजे में बर्किना फासो जैसे मुल्क गुर्बत, करप्शन, जराइम और सियासी बदअमनी की दलदल में धंसते चले गए। मगर अवाम के अंदर गुस्सा पकने लगा था। 2010 के बाद हालात तेजी से खराब हुए। मुख्तलिफ ग्रोहों ने हथियार उठा लिए, मुल्क के अंदर बगावतों का आगाज हुआ। 2015 में इंतखाबात हुए और एक सदर चुन लिया गया जिसे फ्रांस की मुकम्मल हिमायत हासिल थी, लेकिन अवाम की हालत बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ती चली गई। फिर जनवरी 2022 में बर्किना फासो की फौज ने बगावत करते हुए हुकूमत का तख्ता उलट दिया और इक्तिदार एक जनरल के हाथ में आ गया। मगर उस जनरल के वादे भी झूठे निकले। न अवाम को कुछ मिला, न फौज की तनख्वाहें बढ़ी। 8 माह के अंदर अंदर फौज के अंदर ही एक और बगावत हुई और इस बार इब्राहिम तरावरे को मुल्क का नया लीडर बना दिया गया। दोस्तों, इब्राहिम तरावरे ने जैसे ही इक्तिदार संभाला, दुनिया ने पहली बार उसे संजीदगी से लेना शुरू किया। जनवरी 2023 में उसने सबसे पहला बड़ा कदम उठाया, फ्रांस के साथ सिक्योरिटी मुआहदा खत्म कर दिया। उसने फ्रांस को 1 महीने की मोहलत दी कि अपनी फौज निकाले, वरना अंजाम बुरा होगा। लोग हैरान रह गए कि एक कम उम्र लीडर कैसे फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्क को चैलेंज कर सकता है, मगर फ्रांस को वाकई अपनी फौज वापस बुलानी पड़ी। ये इब्राहिम तरावरे का पहला दलेराना कदम था। उसके बाद उसने रूस का दौरा किया और अफ्रीकी लीडरों के साथ खड़े होकर मगरबी दुनिया के नव आबादियाती निजाम पर सख्त तनकीद की। रूस ने भी बर्किना फासो को फौजी तरबियत और हथियारों में मदद देने का ऐलान कर दिया। उधर इब्राहिम तरावरे ने चीन से फौजी गाड़ियां खरीदी और तुर्की से जदीद ड्रोन्स लिए, वही ड्रोन्स जो अब उसकी फौज अपने मुल्क के अंदर मौजूद दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्किना फासो में 21 लाख लोग जंगों की वजह से बेघर हो चुके थे, मगर इब्राहिम की कयादत में उनमें से 3 लाख लोग वापस अपने घरों में लौटने में कामयाब हुए। मगर इब्राहिम यहीं नहीं रुका। वो जानता था कि उसके मुल्क में सोना तो है, मगर फायदा बाहर वाले उठा रहे हैं। इसलिए उसने 2023 में मुल्क की पहली गोल्ड रिफाइनरी बनाने की बुनियाद रखी, ताकि सोने की कमाई सिर्फ मुल्क के अंदर ही रहे और मकामी लोगों को रोजगार मिले। साथ ही उसने गैर मुल्की कंपनियों से सोने की माइनिंग के परमिट वापस लेना शुरू किए और कुछ कानों को कौमी मिल्कियत में ले लिया, जो पहले बरतानिया की कंपनियों के कब्जे में थी। ये इकदाम सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि एक सियासी बगावत थी। एक पैगाम था कि अब अफ्रीका के लोग जाग चुके हैं और वो अपने वसाइल खुद इस्तेमाल करेंगे। अगस्त 2014 में इब्राहिम ने एक और हैरान कुन फैसला किया। उसने IMF से मिलने वाले $32 मिलियन के कर्जे को लेने से इनकार कर दिया। उसने दुनिया को साफ कहा कि अफ्रीकी मुल्कों के पास सब कुछ है, सिर्फ खुद पर यकीन करने की जरूरत है। वो किसी भी आलमी इदारे का मकरूज नहीं बनना चाहता, बल्कि अपने मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है। और यही वो जुर्रत और खुददारी थी जिसने इब्राहिम तरावरे को सिर्फ बर्किना फासो का नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका का रोल मॉडल बना दिया। नाज़रीन, इब्राहिम ने सिर्फ दिफाई और मुआशी इकदामात पर इक्तिफा नहीं किया,
बल्कि उसने एक मुकम्मल तब्दीली का मंसूबा तैयार कर रखा है। उसने महसूस किया कि अगर बर्किना फासो को मजबूत बनाना है तो सिर्फ गोल्ड या असलिया काफी नहीं है, अवाम के रोजमर्रा मसाइल को भी हल करना होगा। और इन मसाइल में सबसे बड़ा मसला था खुराक, यानी खाने की कमी। जंगों, गुर्बत और कैसाली के बायस लोग कई दहाइयों से भूखे सोते थे। इस मसले से निपटने के लिए इब्राहिम ने रूस के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया। जनवरी 2025 में रूस ने बर्किना फासो को 25,000 टन गंदम बतौर इमदाद फराहम की, जो लाखों लोगों के लिए एक नेमत साबित हुई। लेकिन इब्राहिम सिर्फ इमदाद पर इन्हिसार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ज़राई शोबे को खुद कफील बनाने का फैसला किया। उसने चीन से हजारों की तादाद में ज़राई मशीनरी जैसे ट्रैक्टर्स, मोटर पंप्स, खाद और दूसरे आलात मंगवाए और इन्हें मुल्क भर के किसानों में मुफ्त बांटा। इसका मकसद था कि किसान खुद अपना अनाज उगा सके और मुल्क खुराक में खुद कफील हो जाए। किसानों ने जब देखा कि हुकूमत वाकई इनके लिए कुछ कर रही है तो उनमें नया जज्बा पैदा हुआ और ज़राई पैदावार में तेजी आ गई। दोस्तों, बर्किना फासो की एक और बड़ी मुसीबत बिजली की शदीद किल्लत थी। 60 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, मगर आज भी 80% आबादी बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। जिन घरों में बिजली आती भी है उन्हें दिन में सिर्फ चंद घंटे ये सहूलत मिलती है। इब्राहिम ने इस बहरान को भी संजीदगी से लिया। उसने फौरी तौर पर चीन की मदद से 25 मेगावाट का बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाने का आगाज किया, ताकि कम वक्त में ज्यादा घरों तक रोशनी पहुंचाई जा सके। लेकिन इसके साथ साथ उसने तवीलुल मुद्दती हल भी सोच रखा है। 2023 के रूस अफ्रीका समिट में इब्राहिम ने रूस से दरखास्त की कि वो बर्किना फासो में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में मदद करे। रूसी हुकूमत ने न सिर्फ हामी भरी बल्कि बाकायदा मुआहदा भी हुआ। अगर यह मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल हो जाता है तो बर्किना फासो जनूबी अफ्रीका के बाद अफ्रीका का दूसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा जो न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली पैदा करेगा। ये उस कौम के लिए एक इनकलाबी तब्दीली होगी जो आज अंधेरों में जी रही है। प्यारे दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बर्किना फासो के हालात ऐसे हैं जैसे 17वीं या 18वीं सदी का कोई इलाका हो। सड़कें टूटी फूटी, गांव शहरों से कटे हुए और तरक्की का कोई नामो निशान नहीं। इब्राहिम ने यहां भी कई बड़े रोड प्रोजेक्ट शुरू कर दिए ताकि शहरों और देहातों को जोड़ा जा सके और मईशत में रवानी आए। वो जानता था कि अगर सड़कें होंगी तो तिजारत होगी और अगर तिजारत होगी तो तरक्की यकीनी है। नाज़रीन, इब्राहिम तरावरे की कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो, इरादा पक्का हो और दिल में अपनी कौम के लिए दर्द हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। चाहे दुश्मन जितना भी ताकतवर हो, सच्चाई का रास्ता आखिरकार गालिब आकर ही रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको इब्राहिम तरावरे की ये जदोजहद मुतासिर कुन लगी है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की तारीखी और इनकलाबी कहानियां लाते रहें।